आप सभी श्रोताओं और मित्रों को हमारा प्रणाम। आज विश्व मधुमेह दिवस है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, और आज 14 नवंबर भी है जो कि है बाल दिवस। तो इसी उपलक्ष्य में हम डायबिटीज के बारे में थोड़ी अवेयरनेस फैलाने के लिए इस मौके का हम उपयोग करना चाहते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अश्विन फ्रॉम एंडोरेंस माइंड क्लिनिक इंदौर। डायबिटीज होता क्या है? ये एक अवस्था है, ऐसी अवस्था है जिसमें रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है कि रक्त में जो शुगर है उसका उपयोग शरीर सही ढंग से नहीं कर पाता। जब सही ढंग से नहीं कर पाता है इसलिए रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती जाती है। इस अवस्था को डायबिटीज मेलाइटस कह सकते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कई सारे कारण हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कुछ मुख्य कारण हैं। जैसे अनुवांशिक, मतलब अगर फैमिली में, रिलेटिव में किसी को डायबिटीज है तो अपने को होने के लिए चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ रहते हैं जिसकी बैठक ज़्यादा है, या असक्रिय जिसकी लाइफस्टाइल आजकल हो गई है, जो ऑफिसेस में 9 to 5 का जॉब करते हैं, काफ़ी बैठक है, कंप्यूटर पे काफ़ी ज़्यादा बैठक है, चलना फिरना या टहलना या दौड़ भाग आजकल पहले जैसा नहीं हो पाता है। इसके लिए भी उन लोगों में ये चीज़ की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। असंतुलित आहार, क्योंकि आजकल के जीवन में पहले जैसा संतुलित आहार नहीं बचा है, पहले जैसे शुद्धता नहीं बची है खाने में जैसे पहले होती थी, इसलिए आजकल असंतुलित आहार ज़्यादा हो गया है। और इसके साथ साथ जो जंक फूड मिलते हैं, जैसे समोसा हो गया, जैसे बाहर से पेटिस हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, ये चीज़ें, कुछ डीप फ्राइड आइटम अगर अपन ज़्यादा खा रहे हैं, भजिए वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, ड्राइड फिश ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से इसकी होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गर्भवती महिला, ये भी काफ़ी ज़्यादा उनमें भी इस चीज़ का प्रसार देखा गया है डायबिटीज़ का। भले ही गर्भवती व्यक्ति की जो है उम्र है काफ़ी यंग रहती है, बट और पहले से उनको डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन गर्भावस्था एक है ही ऐसी अवस्था जिसमें डायबिटीज़ की उत्पत्ति हो सकती है। ये ज़रूर है कि जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चे की, उसके बाद में डायबिटीज़ सुधर जाता है, लेकिन फिर भी गर्भावस्था के दौरान इसका इलाज जरूरी है, और कुछ महिलाओं में डिलीवरी के बाद भी ये चीज़ चलती रहती है। कुछ लोग हैं जो लंबी समय से किसी दवाइयों को उपयोग कर रहे हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हो गया। स्टीरॉइड्स दिया जाता है जब कोई लंबी बीमारी चल रही है, जैसे कैंसर हो गया। लोगों को जब कोरोना के बाद लंग का इन्फेक्शन हुआ था तो स्टीरॉइड्स दिया गया था, या आदि इत्यादि चीज़ों में जब स्टीरॉइड्स देते हैं, तो ये कुछ वैसी दवाइयाँ हैं जो डायबिटीज़ की उत्पत्ति शरीर में कर देती है। मैं हूँ एक मानसिक डॉक्टर, इसलिए मैं इस बात को काफ़ी एम्फेसिस करके बोलना चाहूँगा कि मानसिक बीमारियाँ, जिसकी वजह से दिमाग में टेंशन बढ़ता है, या जिसकी वजह से दिमाग में असंतुलन पैदा होता है, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ काफ़ी देखा गया है। कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे शरीर में मोटापा, जैसे शराब, सिगरेट का सेवन। डायबिटीज के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? ध्यान दीजिए, हो सकता है आप इन लक्षणों से परिचित हो, जैसे पेशाब की मात्रा बढ़ जाना। अमूमन लोगों को हर 3 से 4 घंटे में एक बार पेशाब आती है। पेशाब का कलर हल्का सा येलोइश होता है, और पेशाब जो है निकलने के बाद न जलन करती है न कुछ पेट में रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ज़्यादा पेशाब आती है। कुछ लोग को तो हर आधे घंटे 20 मिनट में भी पेशाब आ जाती है। क्यों होता है उसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन लक्षण है ज़्यादा पेशाब आना। जब पेशाब ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा प्यास भी लगेगी। कुछ लोगों को तो पेशाब में एक अजीब सी मीठी सी बदबू भी आती है। बाथरूम में पेशाब करने के बाद ये देखा गया है शायद उसमें चींटियाँ भी लग जाती है। कुछ सीवियर केसेस में ऐसा भी हुआ है। ज़्यादा भूख लगती है, थोड़ा बहुत खाया नहीं कि भूख चली भी जाती है, फिर थोड़ी देर में वापस से भूख लगाती है। इतनी भूख लगाती है कि समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा भूख क्यों लग रही है। भूख लगने के बावजूद भी लोगों में वजन कम हो जाता है। हमेशा लोगों में थकान बनी रहती है। पहले के मुकाबले थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ गए या थोड़ा सा 5-10 मिनट हेवी लोड उठा लिया तो थकान ज़्यादा हो जाती है।
वापस उनको उतना रिजुनवेट होने में या वापस रिचार्ज होने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग जाता है। सांस वगैरह उनकी फूलती है। लोगों को कहीं चोट लगती है तो घाव होता है, और वो घाव को सूखने में या घाव को सही होने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग जाता है। हो सकता है कि वो घाव बार बार इन्फेक्टेड होता रहे। ज़्यादातर ये घाव पैर के घाव होते हैं, उंगलियों के बीच के घाव होते हैं, और लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जूते मोजे पहने रहते हैं या कुछ चप्पल सैंडल पहने रहते हैं, और वो घाव चलता रहता है और अंत में कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकता है। लोगों को यौन समस्याएं भी पैदा हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। कई सारे लोगों को मूत्र में संक्रमण हो जाता है, और मूत्र में संक्रमण बार बार होता है, जिसमें पेशाब करने के बाद में या पेशाब करते करते उनको जलन महसूस होती है। कुछ आंखों की समस्या भी पैदा होती है, जैसे धुंधला दिखना या छोटे छोटे बुलबुले नजर आना, जो ऐसे आमूमन दिखाई नहीं देते हैं। किसी किसी को हाथों में या पैरों में, तलवायों में झिंझनी का एहसास होता है, या कुछ ऐसा दर्द होता है जो बैठे बैठे तो नहीं होता, लेकिन जैसे चलने के प्रयत्न करी तो वो दर्द एकदम उत्पन्न हो जाता है। चलते चलते पैरों से चप्पल निकल जाती है, या ऐसा एहसास होता है कि अपन मखमल के ऊपर चल रहे हैं या अपन रुई कॉटन के ऊपर चल रहे हैं, जमीन का ज़्यादा एहसास ही नहीं होता है। ये परेशानी भी हो सकती है। अगर ये परेशानी को रोका नहीं गया तो शरीर में, तो पैरों में घाव भी हो जाएगा और पता नहीं चलता, वो घाव सड़ जाता है। वो घाव इतना भी बढ़ सकता है कि उसके बाद पैर काटने की नौबत आ सकती है। ध्यान रखिएगा। पैरों की ही बात कर रहे हैं तो पैरों की नसें भी कभी कभी फूल जाती है। जो काफ्स पे होता है ना, घुटने के पीछे की तरफ जो अपन बात कर रहे हैं, वहाँ पर नसें फूल जाती है, ऐसे नीली नीली दिखाई देती है, और वेरिकोसील कर सकती है। कभी कभी वहाँ खून जम जाता है, बाहर भी जम जाता है, अंदर भी जम जाता है, और अगर अपन पैर को ऐसे हाथ लगाए तो एकदम से दर्द होता है। उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जा सकता है। चलिए ऊपर आते हैं। उसकी जो अंदर के अंग है उसमें आप देखिए दिल। दिल में कई सारी छोटी छोटी नाड़ियाँ होती है, कई सारी छोटे छोटे नसें होती है। उसमें जितना जगह होना चाहिए वो जगह मोटा, नसें मोटी होने के कारण पतली हो जाती है। इसकी वजह से रक्त प्रवाह बार बार बढ़िया तरीके से नहीं हो सकता, इसलिए वो दिल का दौरा जो है वो चीज़ को भी प्रेसिपिटेट कर सकता है। सिमिलरली अगर अपन देखें तो दिमाग में स्ट्रोक भी पैदा हो सकता है। इतना भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को लकवा मार जाए, और लकवा का ट्रीटमेंट फिर आप लोगों को पता ही है। जब दिमाग की बात कर रहे हैं तो मानसिक लक्षणों की बात कैसे भूल सकते हैं। ये देखा गया है कि शुगर बीपी के जो मरीज रहते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ाहट जो है उनमें से प्रतीत होता है। उनकी नींद सही ढंग से नहीं होती है, रात को नींद बार बार खुल जाती है, या सुबह ज़रूरत से जल्दी वो जग जाते हैं। उनका खान पान जो है व्यवस्थित नहीं हो पाता। उनको कभी भी भूख लगती है, कभी कभी तो उनको भूख नहीं लगती है। उनको जीवन के प्रति उनका देखने का जो है नज़रिया काफ़ी नकारात्मक हो जाता है। वो होपलेस हो जाते हैं, उनको आशा की कमी नज़र आती है, और कई सारे ऐसे व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं या अन्य मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये भी कहना पड़ेगा कि कई सारे लोगों को गुप्त रोग भी हो जाता है, या उनको सेक्स समस्या, यौन समस्याएं भी पैदा हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ शुगर की वजह से। अब कहा जाए कि अगर शुगर बढ़ने से इतनी परेशानी हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द लेना चाहिए। उसको पहचानने का किस प्रकार से पहचानेंगे, एक तो लक्षण का जो अनुभव हो रहा है उससे पहचानेंगे, और इस चीज़ को अपन स्थापित करेंगे ब्लड टेस्ट करके। ब्लड टेस्ट इसका बहुत ही आसान है। ये दुनिया में किया जाने वाला लगभग सबसे ज़्यादा ब्लड टेस्ट है और सबसे सस्ता ब्लड टेस्ट है। लगभग 50 से 100 रुपये में किसी भी निजी लैब में कराया जा सकता है। सरकारी में तो ये मुफ्त उपलब्ध होता ही है। फास्टिंग मतलब कि खाली पेट जांच करवाना है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद जांच करवाना है। खाली पेट उसे कहते हैं जिसने कम से कम 8 से 10 घंटे पहले खाना खाया हो। तो अमूमन रात को जो खाना खाते हैं, सुबह उठ के फिर ब्लड टेस्ट अपन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, चाय भी नहीं पीना है, या और भी नाश्ता तो डेफिनेटली नहीं करना है। एक बार ब्लड टेस्ट दे दिया, उसके बाद जब भी आपका नाश्ते का और जब भी खाने का समय हो तो खाने के समय के 2 घंटे बाद से इसका टेस्ट करवाना है।
हम स्क्रीन पे डाल देंगे कि क्या रिपोर्ट आती है, तो उससे अपन कहेंगे कि डायबिटीज़ है। अमूमन जब फास्टिंग या खाली पेट 110 यूनिट से ज़्यादा हो, या खाना 2 घंटे बाद वाला 125 से ज़्यादा हो, तब अपन बोल सकते हैं कि शायद व्यक्ति को डायबिटीज़ है। अब इसका इलाज देखिए, व्यक्ति चांद पे जा चुका है, मंगल ग्रह पे जो है यान वगैरह भेज चुके हैं, तो इस बीमारी का इलाज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल इतनी एडवांस टेक्निकें उपलब्ध है, इतनी एडवांस दवाइयाँ उपलब्ध है कि इस बीमारी का 100% कंट्रोल करना आजकल उपलब्ध है। कंट्रोल शब्द का मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि इसका क्योर अमूमन नहीं होता है। दूसरे जो वैद्य होते हैं या दूसरी विधि के जो डॉक्टर होते हैं, जैसे आयुर्वेद हो गए या अन्य हो गए, वो क्लेम करते हैं कि उनकी विधि में इस चीज़ का क्योर हो सकता है या इस चीज़ का कंप्लीटली आप निजात पा सकते हैं, शायद पा सकते होंगे। लेकिन हमारा जो साइंस है वो कहता है कि शरीर में इस प्रकार के बदलाव होने के बाद में वापस से इस बीमारी का पूर्ण रूप से जो है निराकरण नहीं होता है। इसको सिर्फ संभाला जा सकता है या सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है अगर सही समय पर दवाइयाँ लिए तो। अब अगर अपन दवाई लेंगे तो रक्त में जो शुगर की मात्रा बढ़ गई है, उस मात्रा को उस स्थिति में नियंत्रण किया जाएगा कि जो नॉर्मल प्रकार से होता है। और इसकी इस चीज के साथ साथ दो और चीजें भी हैं। एक सबसे बड़ी चीज है वो है अपना डाइट, मतलब आहार भी संतुलन लेना है, उन चीजों से परहेज करना है जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, या साइंटिफिक शब्द में कहें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। जैसे हो गया अपना तरबूज, जैसे हो गया शकरकंद, जैसे खुद हो गया अपना शुगर केन या गन्ना। इस प्रकार की चीज़ें हैं, हम लिस्ट आपको दे देंगे, लिस्ट इजीली सब दूर अवेलेबल है इसकी जानकारी, तो वो चीज़ें अपने को नहीं खानी है। साथ ही साथ तेल मसाले की चीज़, घी हो गया, दूध हो गया, मीठी चाय हो गई, ये सब चीज़ों का भी आपको सेवन काफ़ी कम या तो फिर हो सके तो बंद करना है। नॉनवेज में फ्राइड, जो डीप फ्राइड चीज़ें होती है, जैसे फ्राइड मछली हो गई है, फ्राइड चिकन हो गया है, या तो फिर वेज में भी फ्राइड भजिए हो गए हैं, इन प्रकार की चीज़ें आपको सेवन कम करना है या तो फिर हो सके तो बंद कर सकते हैं। डाइट के अलावा एक और चीज़ अपन जो बोलते हैं वो है व्यायाम। अब व्यायाम एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के जो शुगर की जो मात्रा बढ़ गई है उसको डायरेक्टली वो कम कर सकता है, बिना दवाइयों के भी वो कम करता है। अब व्यायाम कितना करें? अगर महिलाएं हैं तो महिला बोलेंगे हम तो दिन भर घर पे काम करते हैं, पुरुष है तो बोलेंगे हम सुबह शाम तक ऑफिस में कुछ ना कुछ काम करते हैं, दौड़ा भागी करते हैं। देखिए, व्यायाम भी एक तरीके से किया जाता है, और तरीका सही है कि नहीं ये जांचने के लिए ज़रूरी है कि पसीना आ रहा है कि नहीं, ये देखना है। व्यायाम भले छोटे समय के लिए हो, 20 से 30 मिनट हो, लेकिन उसमें पसीना आना चाहिए। अगर अपन वॉक कर रहे हैं तो सामान्य वॉकिंग नहीं, ब्रिस्क वॉकिंग करनी पड़ती है। ब्रिस्क वॉकिंग में हाथ जोर से अपन हिलाते हैं आगे पीछे, पैर के कदम धीमे लेते हैं और फिर जोर जोर से सांस लेते हैं। इस प्रकार की इसको ब्रिस्क वॉकिंग कहा जा सकता है, और ये लगभग 20 से 30 मिनट डेली करना है। डेली करते हैं तो हफ्ते में लगभग इसका जो समय है वो 3.5 से 4 घंटे है। 3.5 से 4 घंटे आपको व्यायाम में पसीने में व्यतीत करना है, तो कहा जा सकता है कि ये एक उपयुक्त अमाउंट में आप कर रहे हैं। डायबिटीज से डरना नहीं है, ये एक न्यू वर्ल्ड डिसीज़ है। इसका मतलब कि नए विश्व की ये डिसीज़ है, क्योंकि 21वीं सदी में अपना आचरण, अपना रहन सहन काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। इतना बदल गया है कि पहले के मुकाबले शरीर को उससे एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो वापस से अपन अगर वही एडजस्टमेंट करेंगे, पहले जैसा अपना दिनचर्या में अपन व्यतीत करने का प्रयत्न करेंगे और ये जो बातें हमने बताई इसका अनुसरण करेंगे, तो काफ़ी आसान होगा इस प्रकार की बीमारी से निजात पाना और इस प्रकार की बीमारी को रोकथाम भी करना और उसको कंट्रोल भी करना। हम सदैव आपके साथ में है, भले वो मानसिक बीमारी हो या वो कोई शारीरिक बीमारी हो। एंड्योरेंस हेल्थ क्लिनिक से, एंड्योरेंस माइंड क्लिनिक से डॉक्टर अश्विन चौहान, डॉक्टर पूजा सौर, थैंक यू।